आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं बड़े कॉमन, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जीएस वाला पोर्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, ये आपका कॉमन सब्जेक्ट हो गया। इसी से रिलेटेड साइंस से जुड़ा हुआ साइंस टेक का क्वेश्चन हो जाएगा। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो बहुत से करेंट की चीजें हैं, योजनाएं वगैरह, उससे क्वेश्चन हो जाता है। ज्योग्राफी प्लस साइंस से जुड़ा हुआ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन हो जाता है। तो आप देखेंगे कि वहां से क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी इसी को राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था यानी राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ स्टेट। इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये पॉलिटी है क्या, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। राज्य है क्या, इसको जानेंगे। और क्योंकि आप जो है कि इंडिया में हो तो इंडिया की राज्य व्यवस्था आपको जाननी होगी, यानी इंडिया की पॉलिटी आपको जाननी होगी। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे इस पे एक लंबा सेशन हमारा चलेगा, इसमें आपको हम दिखाएंगे कैसे। तो राज्य की व्यवस्था आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। अब बहुत से बच्चों को पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में अंतर नहीं मालूम है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है कि राजनीति विज्ञान, यानी वो व्यापक विषय है जिसपे राजनीति के विषय में जो है अध्ययन किया जाता है। और पॉलिटी क्या होता है, किसी देश का जो है कि क्या है व्यवस्था के विषय में, यानी उसका एक पार्ट है उस विषय। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहोगे, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहोगे तो राज्य मतलब होता है कोई एक ऐसा देश, कोई एक ऐसा देश जैसे भारत। भारत को भी पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य कहा जाएगा। ये आपका भारत है कुछ ऐसा। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में आप इसको राज्य कहोगे। और ये जो राज्य है इसके अगर 4 एलिमेंट है तभी वो राज्य कहलाएगा। जैसे एक इसका अपना भूभाग होना चाहिए। तो आप जानते हैं भारत का अपना एक भूभाग है, 32 लाख समथिंग हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका अपना एक भाग है, ये देख रहे हैं ये सब। इसकी अपनी एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, भाग हो गया नंबर 1 पार्ट इसका भूभाग। दूसरा है इसकी अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए। तो आपने देखा कि भारत की अपनी जनसंख्या भी है। इस समय वर्तमान में 1 अरब 35 करोड़ के आसपास जो है जनसंख्या है भारत की। इसकी अपनी एक सरकार होनी चाहिए। तो भारत की अपनी सरकार है, भारत सरकार आप उसको बोलते हो। और सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वह है संप्रभुता। संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि अगर कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वयं निर्णय ले सकता है तो उसको संप्रभुता कहते हैं। और भारत को अगर आप देखोगे तो भारत आंतरिक मामलों में भी बाह्य मामलों में भी क्या करता है, अपना डिसीजन ले लेता है। इसलिए जो है भारत कैसा देश है, एक संप्रभु देश है। तो ये चारों क्वालिटी जो है कि चारों गुण भारत के पास है, इसलिए भारत क्या है, एक राज्य है। और आप इसमें देखेंगे इसका निश्चित भूभाग, इसकी निश्चित जनसंख्या, आप जो है इसकी अपनी सरकार है, इसकी संप्रभुता है, इसलिए भारत क्या है, एक राज्य है। और इस राज्य की जो व्यवस्था है उसी को हम जो है क्या है, पॉलिटी यानी जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब ये जो राज्य व्यवस्था है आपकी, उसको चलाने के लिए, इस राज्य के सिस्टम को चलाने के लिए कोई ना कोई एक रूल होगा, कोई ना कोई एक जो है कि आपका नियम कायदा कानून होगा। उसको या तो लिखित रूप से जो है कि दिया जाएगा या अलिखित रूप से दिया जाएगा। उसी को आप सिंपल भाषा में, जो रूल बुक होता है कि कैसे किसी देश की व्यवस्था चलेगी, उसी को सिंपल भाषा में संविधान कहा जाता है। संविधान सिंपल भाषा में, यानी संविधान क्या है, उस देश को चलाने के लिए जो नियम कायदा कानून है उसकी एक पुस्तिका है। अब ये जो संविधान है, यानी आप जो है भारत का संविधान पढ़ोगे, यानी भारत का संविधान क्या कहता है, भारत को चलाने के लिए, भारत को चलाने के लिए एक व्यवस्था उसने दे रखा। तो ये जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। कभी आपको जो है भारत का संविधान पढ़ना हो
तो इसको बेयर एक्ट के नाम से ये जो है आती है मार्केट में बुक, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी व्यवस्था जो है कि दे रखी है पूरे देश को चलाने की। इसी के आधार पे चल के जो है कि कानून बनते हैं कि इस देश में अब इस चीज का कानून है तो इसी को आधार बनाएंगे, इसी को देखेंगे, इसी के आधार पे क्या है कानून बनाए जाते हैं और जो है कानून लागू किए जाते हैं। तो आपको भारत का संविधान क्या करता है, भारत की जो है व्यवस्था को चलाने के लिए आपको नियम कायदा कानून देता है, पहली चीज। तो ये जो संविधान आपका है इसको जो है कि कैसे डेवलप हुआ है, कैसे यहाँ तक जो है कि इसमें नियम कायदे कानून हुए आए हैं, यह एक दिन में नहीं आया है, बल्कि क्या है इसमें जो है कि वर्षों की जो है मेहनत लगी है, वर्षों का जो है इतिहास इसने समेटा हुआ है अपने साथ में, तब जो है ये धीरे 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 वर्तमान अस्तित्व में आया है। आप लोग जानते हैं कि भारत पे अंग्रेजों का राज था। 1757 के बाद 1757 के बाद आपने देखा होगा कि इंडिया धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम होता गया। अंग्रेज भारत में एज अ कंपनी, एज अ व्यापारी भारत में वो 1608 ईस्वी में आते हैं। हालांकि वो परिचित जो है बहुत पहले से है, प्राचीन काल से अंग्रेज जो है भारत के बारे में परिचित है, ऐसा नहीं है कि 1608 में ही परिचित है। 1608 में तो बस हमारे यहाँ एक कंपनी आई है, इसको हम जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में कहने लगे, उसका नाम जो है शुरुआत में कुछ और था। तो ये जो आज का वर्तमान भारत है, ये देखिएगा आज का ये वर्तमान भारत है, कुछ ऐसा है वर्तमान भारत हमारा। ये वर्तमान भारत 1947 के बाद इसकी कंडीशन है। 1947 से पहले ये वाला हिस्सा भी भारत का हुआ करता था और ये वाला हिस्सा भी भारत का हुआ करता था और भारत पे तमाम राजाओं का राज्य हुआ करता था। तो 1608 में ये कंपनी आती है, ये जो है जगह जगह ये जो आप देख रहे हैं कोस्टल एरिया यानी जो है कि समुद्र तटीय इलाका, यहाँ पे अपनी कोठियां बनाती है, यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां बनाती है ये कंपनी। इसके पहले पुर्तगाली आ चुके हैं, इसके पहले डच आ चुके हैं, इसके बाद में जो है फ्रांसीसी आ चुके हैं। तो ये सब आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और 1740 का दशक है और 1740 के दशक में यहाँ पे कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, जिसमें फ्रांसीसी और यहाँ के राजा मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हैं, जिसमें शुरू में अंग्रेज हारते हैं, बाद में उनको विजय मिलती है 1740 के दशक में। फिर उसके बाद जैसे ही उनको विजय मिलेगी और एक मौका उनको जो है कि प्लासी के युद्ध में यहाँ पे मिलेगा। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया जाता है और यहाँ से अंग्रेजों का विजय अभियान शुरू होता है। 1757 में उन्होंने प्लासी को जीत लिया, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जीत लिया, जो वर्तमान समय में आपका बंगाल है, जो आपका बिहार है, जो आपका झारखंड है, जो आपका जो है कि छत्तीसगढ़ है, जो आपका बांग्लादेश है, असम का कुछ हिस्सा, ये सब जो है कि 1757 के बाद अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और 1764 में बक्सर का जब युद्ध होता है, उसके बाद अंग्रेज पूरी तरह से जो है भारत के इस वाले हिस्से पे कब्जा करने की रणनीति बनाते हैं और 1772 में ये क्या कहते हैं, पूरी तरह से बंगाल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। यह बात आप लोगों को समझ में आई। अब आ जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से ब्रिटेन से आई हुई मात्र एक कंपनी है। जैसे भारत में भारत की कंपनी है अंबानी की, रिलायंस, अडानी की, आप जो है जानते ही है। फिर उसके बाद जो है बिरला ग्रुप की है, आदित्य बिरला ग्रुप की, वोडाफोन वगैरह। इसी तरह से टाटा की कंपनी है। मान लो वो भारत से अमेरिका व्यापार करने गई या नेपाल व्यापार करने गई या जो है किसी और देश में वो व्यापार करने गई। जब वो व्यापार करने जाती है तो वहां पे क्या होता है कि शुरुआत में वो व्यापार करती है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है वहां की राजनीति में वो हस्तक्षेप करने लगती है, तो भारत सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। भारत सरकार जो है सतर्क हो जाएगी, कहीं ये अलग देश न बना ले, वहां पे हमसे अलग होकर एक अलग देश न बना ले। इसी तरह से जब 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया गया और 1772 में क्या किया गया कि बंगाल के नवाब को पूरी तरह से हरा दिया गया, हटा दिया गया और बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो संसद है, वो क्या करेगी, यहाँ पे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, किसको, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाएगी, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट।
ये कानून बनेगा ब्रिटेन की संसद में और लागू होगा भारत में, जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वहां पे। और ये जो कानून आपका रेगुलेटिंग एक्ट बनता है, यही से लेकर 1947 जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक ब्रिटेन की संसद कानून बना रही है भारत के लिए। जो जो कानून बने हैं उसी को संवैधानिक विकास कहते हैं, उसी को संवैधानिक विकास कहते हैं। यानी 1773 से यह जो है कि इतिहास शुरू होता है, 1773 से ये जर्नी शुरू होगी और 1947 में जाके ये जर्नी जो है कि समाप्त होगी जब भारत आजाद हो जाएगा। उसके पहले ही जो है कि 1947 से जस्ट एक साल पहले ही क्या किया जाता है, भारत में संवैधानिक सभा का जो है गठन किया जाता है, ताकि जो है भारत में अपना संविधान बनाया जा सके। और वह जो संविधान सभा संविधान बना के प्रस्तुत करती है हमारे सामने, वह भारत का संविधान। लेकिन इस भारत के संविधान को बनने के लिए 1773 से जो जर्नी शुरू होती है, हम उसको संवैधानिक विकास कहते हैं, संवैधानिक विकास। और इसी संवैधानिक विकास में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें उस समय हुई है संवैधानिक विकास में। तो ये जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए 1773 से लेकर 1947 तक चली है। इसको हम दो भागों में बांट के देखते हैं। कितने भागों में देखते हैं? दो भागों में। एक भाग है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन विकास, कंपनी के अधीन विकास। और दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन विकास, ब्रिटिश क्राउन के अधीन, क्राउन के अधीन विकास। यह दो भागों में हम इसको देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ है वह 1773 से शुरू होता है और 1853 के एक्ट तक रहता है। यानी यहाँ पे जो जो विकास हुआ है उसको हम देखेंगे। और ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो विकास हुआ है 1857 की क्रांति के बाद जो है चीजें हुई हैं। यहाँ से 1858 का अधिनियम, वहां से लेके 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक ये चीजें चली है। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हम जो विकास हुआ है उसको देखेंगे। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें आएगा, फिर 1781 का संशोधन अधिनियम आएगा, फिर 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट आएगा, फिर 1786 का संशोधन अधिनियम आएगा, फिर 1793 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर 1813 का चार्टर अधिनियम आएगा, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आएगा, फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आएगा। और ये जो आएंगे ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, इंडिया कंपनी के अधीन विकास, के अधीन विकास। फिर उसके बाद आप देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो विकास हुआ है वो 1858 का भारत परिषद अधिनियम है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, 1800 उसके बाद आप देखेंगे 66 है, 72 है, इस तरह से। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, 1935 का भारत परिषद अधिनियम है, फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। और ये जो हुआ है ब्रिटिश क्राउन के अधीन विकास हुआ है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या चीजें आएंगी, 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या चीजें आएंगी, 1833 के अधिनियम में क्या क्या चीजें आएंगी, 1853 के अधिनियम में क्या क्या चीजें आएंगी। इसको जो है कि हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट देखेंगे और एक क्रम के रूप में भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ेंगे। आपकी पूरी पॉलिटी, आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी एक जो कंपटीशन के लिए आपके लिए जरूरी है,
इतनी सरल भाषा में आपको जो है सिखा दूंगा कि आप जो है कि आपको आश्चर्य होगा कि भाई पॉलिटी इतनी आसानी से हमें समझ में आ जाएगी, ज्योग्राफी इतनी आसानी से समझ में आ सकती है, हिस्ट्री इतनी आसानी से समझ में आ सकती है। आप देखेंगे बहुत, बस एक चीज करना है, धैर्य के साथ हमारे चैनल पे बने रहना है। आपको जो है कि चैनल को जो है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाना है आप लोगों को, बस इतना ही मुझे आपसे प्राथमिकी चाहिए। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या किया गया, तो आप तो एक चीज जान लीजिए, जब भी आप कोई काम करिए तो मैप बना के जो है करिए, क्योंकि आप जो है जितना अधिक मैप पे काम करेंगे उतनी ही अधिक आपको चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए कुछ इस तरह का आज का भारत है, ये आपका भारत है, यहाँ पे आज का पाकिस्तान है आपका, ये वाला हिस्सा नेपाल है, ये वाला हिस्सा भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और इन पांचों देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे सुलेमान और कीथर की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर हिमालय की पहाड़ियां हैं, इधर यार काम योमा की पहाड़ियां हैं, इधर आपका समुद्र है। ये क्या कहता है, भारत को जो है कि भारत और इन देशों के अलग जो है कि एक ज्योग्राफिकल पहचान देता है। इस वजह से इसको क्या मिलता है, भारतीय उपमहाद्वीप का दर्जा मिलता है। भारत को ज्ञान का देश कहा जाता है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, भारत को सांप और सफेदों का देश कहा जाता है। भारत को कई नामों से आप जो है जान सकते हैं। विश्व मतलब मैं कहता हूं भारत, और भारत मतलब विश्व। आप भारत को जान लीजिए, पूरे विश्व को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा है आपका भारत, इतना महान है आपका भारत। आपको समझना पड़ेगा कि भारत है क्या, भारत ज्ञान का देश है। आप अपने ज्ञान को जो है कि ऊपर उठाइए, लोग पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएंगे। भारत में बुद्ध हुए हैं, भारत में राम हुए, भारत में कृष्ण हुए, ये सब ज्ञान के प्रतीक है। भारत ऋषि मुनियों का देश है। तो आप समझेंगे, हालांकि हमारे अंदर थोड़ा सा जो है कमी आ गई, क्योंकि हम समृद्ध थे, समृद्ध के साथ साथ हम जो है कि घमंडी हो गए, हमें चीजों को समझ में नहीं आया, इसीलिए लुटेरे आते हैं, भारत को लूटते हैं। खैर वो सब अलग बात है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, कहां पे होता है, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद में पारित होता है, और लागू कहां होगा, भारत में। अब इसमें कुछ प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान किया गया कि आप देखेंगे कि उस समय ब्रिटिश कोठियां होती थी, ब्रिटिश क्षेत्र होते थे, तो उसको गवर्न करने के लिए गवर्नर बने। जैसे पश्चिमी क्षेत्र की कोठी है, यहाँ पे सूरत में भी होगी, आपका मुंबई में भी होगी, महाराष्ट्र की कई जगहों पे होगी, केरल में होगी, इस जगहों पे जो है कि तमाम तरह की ये पश्चिमी क्षेत्र में कोठी होगी। तो इसको गवर्न करने के लिए बंबई का गवर्नर होगा, जो पूरे पश्चिमी क्षेत्र की कोठी को जो है कि गवर्नर होगा, इसको गवर्न करेगा। ये पूर्वी क्षेत्र की तटीय क्षेत्र की कोठी है, इसको गवर्न करने के लिए मद्रास जो है केंद्र है, मद्रास का गवर्नर होगा। और यहाँ पे आपका बंगाल में कलकत्ता में इनकी कोठी है, तो बंगाल का गवर्नर होगा। बंगाल एक बड़ा क्षेत्र बन गया है, ये पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में है। अब देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, तो जो बंगाल का गवर्नर है उसको अब कद बढ़ा दिया गया। अब उसको बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर अब क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी इसका पोस्ट बढ़ गया है, किसका, बंगाल के गवर्नर का। पहला काम किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा काम किया गया कि ये सब पहले अलग अलग अपने अपने क्षेत्र को देखते थे और सीधा रिपोर्ट करते थे कंपनी के डायरेक्टर्स को, यानी सीधा लंदन में, ब्रिटेन में ये लोग रिपोर्ट करते थे। अब इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को ये लोग रिपोर्ट करेंगे, यानी बंबई या मुंबई प्लस मद्रास का जो गवर्नर है, अब वो किसको अधीन आ गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर अधीन आ गए। दूसरा काम किया गया, पहला बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, दूसरा बंबई और मद्रास के गवर्नर को
इसके अधीन कर दिया गया। तीसरा काम किया गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर होगा, बंगाल का गवर्नर होगा, उसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई, काउंसिल, एक परिषद बनाई गई और वह परिषद 4 लोगों की होगी, यानी 4 लोग मिलकर बंगाल के गवर्नर की सहायता करेंगे, यानी एक गवर्नर जनरल हो गया और 4 लोग उसकी परिषद में हो गए। अब किसी मुद्दे पे जो है कि डिसीजन करना है, किसी मुद्दे पर डिसीजन लेना है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, तो उसमें जो है कि वोटिंग के माध्यम से डिसीजन लिया जाएगा। तो शुरू में ये 4 लोग जो है उसमें वोटिंग करेंगे। अगर मान लो जो है कि कोई एक जो है कि अलग है, 3 लोग जो है कि उस डिसीजन को ले रहे हैं, तो यह डिसीजन क्या होगा, मान्य हो जाएगा। मान लो 4 लोग हैं, 4 लोग जो है काउंसिल में हैं, 2 लोग किसी फेवर में, 2 लोग किसी में फेवर में चले गए, यानी बराबर बराबर मत हो गया। तो ये जो गवर्नर जनरल है ये अपना निर्णायक मत देगा, अगर इनके फेवर में दिया तो इनका जो है कि बात मानी जाएगी और इनके फेवर में दिया तो इनकी बात मानी जाएगी। यानी गवर्नर जनरल का क्या है, मत कैसा होगा, निर्णायक होगा। इतनी बात समझ में आई। गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का मत क्या होगा, निर्णायक होगा। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 लोगों की परिषद बनाएंगे। ये लोग 4 लोग मिलकर उसकी सहायता करेंगे और कोई भी डिसीजन होगा बहुमत के आधार पे दिया जाएगा, बहुमत के आधार पे। एक काम और किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उसका जो है कि बहुमत, उसका जो है निर्णय क्या होगा, सर्वमान्य होगा, पहली चीज। फिर एक काम और किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना हुई है, सुप्रीम कोर्ट की। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश बना है वह है एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। और कुछ और न्यायाधीश इसमें नियुक्त होंगे, तो सब मिलके क्या करेंगे, निर्णय देंगे। तो ये जो है कि पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे प्रतिबंध लगाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। और जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना है उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। आप देखेंगे कि एक के बाद एक ब्रिटेन की संसद क्या करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना प्रभाव जो है कि बढ़ाती जाएगी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट आएगा उसमें और जो है कि काम किया जाएगा ताकि और ज्यादा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे उसकी पकड़ मजबूत हो। फिर 1793 का रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट आएगा, 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, 1853 का चार्टर एक्ट आएगा और 1857 की क्रांति के बाद तो ब्रिटिश की संसद, ब्रिटिश की क्राउन खुद ही जो है कि भारत के साम्राज्य को अपने हाथों में ले लेगी। तो आज मैंने अभी आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया है, अगली क्लास में मेरा पिट्स का इंडिया एक्ट होगा, फिर 1793 का चार्टर अधिनियम होगा। इस तरह से करके क्या करूंगा कि आपको एक के बाद एक पूरी पॉलिटी में जो है कि पढ़ाऊंगा और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या जो है कि रेलवे, कोई भी एग्जाम A to Z जिसको बोलते हैं, एग्जाम आप दे रहे हो और हमारे चैनल पे जो है कि आप बराबर बने हुए हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है लगभग सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस करंट अफेयर्स से आपको जुड़ के चलना है। करंट अफेयर्स की भी चीजें हम अपने चैनल पे पढ़ाएंगे, रेगुलर आपको जो है कि नई नई वीडियो मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काम की होगी। धन्यवाद दोस्तों।